हेलो फ्रेंड्स, ई सकुंदम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलीग्राफ एंड नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या होता है और इसके नैतिक और संवैधानिक पक्ष क्या है। तो मेंस या फिर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट जिन लोगों को इंटरव्यू देना है 64th बीपीएससी का, और स्पेशली वो लोग जिन्होंने अपने जॉब प्रेफरेंस में डीवाईएसपी वगैरह लिखा है, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द रीज़न बीइंग क्योंकि जितने भी केसेस होते हैं रिगार्डिंग पुलिस, उससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जो हाथरस का केस है वो एक तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और उस संबंध में पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पॉलीग्राफ टेस्ट किसको कहते हैं एंड नार्को एनालिसिस टेस्ट किसको कहते हैं, तो ये दोनों अलग अलग टेस्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट किसको कहते हैं। तो पॉलीग्राफ टेस्ट जो है एक धारणा पर आधारित है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उस स्थिति में उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया, यानी कि जो उसकी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेज हैं, वो सामान्य स्थिति में उत्पन्न होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाओं से अलग होती है। तो ये एक धारणा पे आधारित है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी जो बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान कार्डियो कफ या फिर सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स जो है वो बॉडी के पर्सन से अटैच किए जाते हैं, ताकि जो ब्लड प्रेशर, पल्स, रिस्पिरेशन, चेंज इन स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी, जो पसीना आता है, जो ब्लड फ्लो होता है, इन सारी चीज़ों को मेजर किया जा सके। और इन सारी चीज़ों को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाता है, और उसके बाद इस रिस्पॉन्स को जो है वो कंक्लूड किया जाता है उस पैरामीटर पे, एंड देन देखा जाता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, या फिर वो श्योर नहीं है वो क्या बोल रहा है। इस डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो एज यू कैन सी ओवर हेयर कि ये यहाँ पे एक स्ट्रैप उन्होंने लगाया है, इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर कफ, जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो पल्स एंड ब्लड प्रेशर। जब आप झूठ बोलते हैं तो मे बी आपके खून जो है, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाए या कम हो जाए, जो पल्सेस हैं वगैरह। यहाँ पे एब्डोमेन के एरिया में 2 रबर ट्यूब्स लगाए जाते हैं, चेस्ट एंड एब्डोमेन में, ताकि आपकी ब्रीदिंग, सांस जो आपकी बढ़ रही है या कम हो रही है, इसको ये मेजर करता है। फिर उंगली में जो है 2 मेटल प्लेट्स लगाए जाते हैं, ताकि जो स्वेटिंग है इसको आप रिकॉर्ड कर सको। तो वही कहते हैं ना, जो हम आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि जब तुम झूठ बोलती हो तो तुम्हारे नाक पे पसीना होता है, या फिर जब आप किसी से कुछ छुपाना चाहते हैं तो आपकी सांसें बढ़ जाती है। तो मेनली यही जो फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेज हैं व्हेन वी लाई, तो इन्हीं सारी चीज़ों को ये मेजर करती है। तो ये किन चीज़ों को मेजर करती है? बॉडी मूवमेंट को, ब्रीदिंग को, जो डायफ्राम में होता है, जो चेस्ट में होता है, पर्सिपिरेशन मतलब कि जो पसीना आता है, पल्स, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। तो ये कितना रिलेबल है? तो जो स्टडी है उसके हिसाब से 85 to 95% एक्यूरेसी ये देता है, पर ये इतना साइंटिफिक एविडेंस के तौर पे आप इसको नहीं देख सकते, कि बिकॉज जितने भी आपको स्पाई एजेंट्स मिलेंगे उन्होंने तो इसको मतलब वो झूठ भी बोलेंगे तो ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो 100% एक्यूरेसी तो इसमें नहीं होती। ये सारे जो इलेक्ट्रोड्स या फिर ब्लड प्रेशर कर्व्स और मेटल प्लेट्स होते हैं, इन सबको एक लैपटॉप से कनेक्ट किया जाता है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो देख के ये एनालाइज करते हैं कि कोई बंदा झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो इस तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो लाई को डिटेक्ट करता है। पॉलीग्राफ टेस्ट के अगर इतिहास के बारे में हम बात करें तो जानकारों का ये मानना है कि सबसे पहले जो इसका प्रयोग है वो 19th सेंचुरी में किया गया था बाय इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट सिसेरे लम्ब्रोसो के द्वारा। और उन्होंने जो ब्लड प्रेशर में जो चेंजेस आते हैं उसके आधार पे क्रिमिनल सस्पेक्ट को इंटरोगेशन के दौरान उसको पकड़ा था। उसके बाद फ्रॉम टाइम टू टाइम इसका यूज़ किया जाता रहा है। अब हम बात करने वाले हैं नार्को एनालिसिस के बारे में कि ये क्या होता है। तो अनलाइक पॉलीग्राफ टेस्ट ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में तो आपकी जो बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसको वो एनालाइज करते हैं। यहाँ पे आपको ड्रग दिया जाता है। वो ड्रग कौन सा है? सोडियम पेंटोथल। यहाँ पे ये ड्रग दिया जाता है जिससे जो इंसान जो है वो एक नींद में चला जाता है, एक हिप्नोटिक सीडेटेड स्टेट में, यानी कि एक कृत्रिम नींद की अवस्था में चला जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, जब हिप्नोटाइज किया जाता है तो इंसान को जब हिप्नोटाइज होता है तो बहुत सारी चीज़ें बोलता है जो सच होती है। तो ये वही है, एक ऐसे जोन में इंसान को पहुंचाना जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन जो है वो खुद ही देना शुरू कर दे। इसीलिए इस सोडियम पेंटोथेल को
ट्रूथ सेरम भी कहा जाता है, और इसका यूज़ जो है वो मेनली एनेस्थेशिया के तौर पे किया जाता था ड्यूरिंग सर्जरी। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते थे वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता था। और मेनली इसको इसलिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारे देश में जो 3rd डिग्री का जो टॉर्चर होता है वो बहुत ही इनह्यूमन होता है। तो इसीलिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज़रूरी है, और ये सारे मेथड्स उसी में हेल्प करते हैं। एक और मेथड है ब्रेन मैपिंग टेस्ट और P300 टेस्ट। यहाँ पे ब्रेन की मैपिंग की जाती है। जब आप झूठ बोलते हो या फिर जब आप इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हो, कंसील कर रहे हो, तो ब्रेन की मैपिंग करके एक एनालिसिस किया जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं। तो हमारे पास कौन से 3 साइंटिफिक मेथड्स हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन? एक तो पॉलीग्राफिक टेस्ट, देन नार्को एनालिसिस, एंड देन ब्रेन मैपिंग टेस्ट और P300 टेस्ट। नार्को एनालिसिस या फिर नार्को परीक्षण के इतिहास के बारे में बात करें तो ये ग्रीक शब्द नार्के से बना हुआ है, और इसका उपयोग एक नैदानिक और मनोचिकित्सक तकनीकी के वर्णन के लिए होता है। 1922 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। अब इन सारे टेस्ट की लिमिटेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नन ऑफ दिस मेथड्स साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये 100% आपको सक्सेस रेट देंगे। तो एक्यूरेसी 100% किसी की भी नहीं है, और मेडिकल फील्ड में जो है ये हमेशा एक कंटेंशन का इशू बना रहा है। ये मेनली जो वीकर सेक्शन के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। देखिए, जो बड़े लोग होते हैं उनके पास लॉयर्स की टीम होती है उनको एडवाइस करने के लिए कि उनके क्या राइट्स हैं। पर जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं जो बिना वजह ही जेल में पड़े रहते हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं आती, उन लोगों को इस तरह की जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इनके बारे में पता नहीं होता कि इनके पर्सनल राइट्स क्या हैं, इनको मालूम भी नहीं होता। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि आप जो है वो इनह्यूमन तरीके से किसी को भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, उसको ड्रग्स दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इनह्यूमन साइड है इसका। और इसको मेनली जो है इम्पैक्ट किसको करता है? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। साथ ही साथ ये फ्यूचर अब्यूज़, हैरासमेंट और सर्वेलेंस का भी कारण बन सकता है, क्योंकि अगर कोई एक टेप मीडिया में रिलीज़ हो जाए तो मीडिया वाले मीडिया ट्रायल करना शुरू कर देते हैं। ऐसा हुआ भी है बहुत सारे केसेस में। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान और पॉलीग्राफ तथा नार्को परीक्षण मतलब हमारे संवैधानिक राइट क्या है, संविधान इसके बारे में क्या कहता है। तो भारत में पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस से संबंधित कानूनों को समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 को समझना आवश्यक है। तो 23 क्या कहता है हमें कि किसी भी अपराध के लिए संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी कि लेट्स जस्ट सपोज कि आप पे चोरी का इल्ज़ाम है, तो पुलिस आपसे ये नहीं कह सकती कि तुम जो हो वो अपना गुनाह कबूल कर लो, अपने खिलाफ गवाही दो। यू कैन नॉट। पुलिस कभी भी किसी को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकती। तो एक तरह से अगर आप देखिए तो ये नार्को एनालिसिस में क्या है कि आपको दवा इंजेक्ट किया जा रहा है ताकि आप जो छुपा रहे वो बोले, अपने खिलाफ आप गवाही दे। तो ये 23 का तो वायलेशन हुआ ना। तो 23 के 3 प्रमुख घटक हैं। सबसे पहला ये कि ये किसी अभियुक्त से संबंधित अधिकार है। यह गवाह बनने की विवशता के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। मतलब यू कैन नॉट बी योर ओन, आप अपने लिए गवाह नहीं बन सकते, आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद यह एक ऐसी विवशता के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ सबूत पेश करने पड़ सकते हैं। तो एक तरह से ये आपको प्रोटेक्ट करता है कि आप खुद के खिलाफ गवाह न बने। और एक केस है जो आप यहाँ पे साइट कर सकते हैं, डैट इज सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, 2010 का ये केस है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा था कि अभियुक्त यानी कि जो अक्यूज्ड है उसके परमिशन के बिना किसी भी प्रकार का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोग स्वैच्छिक रूप से इस प्रकार के मतलब टेस्ट का विकल्प चुनते हैं, उन्हें उनके वकील से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। वकील तथा पुलिस प्रशासन द्वारा उस व्यक्ति को इस प्रकार के टेस्ट के लिए सभी शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी निहितार्थ के बारे में समझाना चाहिए। मतलब अगर कोई कहता है कि मुझे ये टेस्ट लेना है तो उसको पहले बता देना चाहिए पुलिस को कि आपको अगर ये टेस्ट देना है तो आपकी बॉडी में ये सारे चेंजेस होंगे। उसका जो वकील है उसके साथ उसको कंसल्ट करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने कहा था कि मानवाधिकार आयोग द्वारा जो प्रकाशित लाई डिटेक्टर टेस्ट से संबंधित एक रिपोर्ट है उसमें जो गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश है, उसका पालन करने को कहा था। तो ये जो केस है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य जो 2010 में आया था, ये एक तरह से गाइडलाइंस देता है कि जब आप लाई डिटेक्टर टेस्ट कंडक्ट करें या फिर नार्को एनालिसिस करें तो पुलिस को कौन से नियम का पालन करना चाहिए। तो एक चीज़ जो मैंने आपको वहाँ पे बताई वो ये कि 23 के बारे में कि आप अपने खिलाफ ही गवाही नहीं दे सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो किस चीज़ का वायलेशन होता है? सबसे पहले तो आपके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन होता है अगर आपसे ज़बरदस्ती ये टेस्ट करवाया जा रहा है तो। साथ ही साथ राइट टू प्राइवेसी का भी ये वायलेट करता है।
और इंडियन एविडेंस एक्ट 1871 के तहत इस तरह के एविडेंस को एविडेंस नहीं माना जाता, ये एडमिसिबल नहीं है इन कोर्ट। और साथ ही साथ इंडियन ह्यूमन राइट्स कमीशन 1999 ने एक सेट ऑफ गाइडेंस लाया है रिगार्डिंग द पॉलीग्राफ टेस्ट। अगर इन सब चीज़ों को नहीं माना जाता तो ये ह्यूमन राइट का भी वायलेशन है। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि एक तो ये कि ये वॉलेंट्री होना चाहिए, अगर ये वॉलेंट्री नहीं है तो ये हमारे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 का वायलेशन है, राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1871 का वायलेशन है एंड ह्यूमन राइट्स का वॉलेट ये करता है। जो दिशा निर्देश है वही है जो मैंने आपको पहले कहा कि जितने भी एक्यूज़ हैं उनकी सहमति के बिना कोई भी टेस्ट नहीं हो सकता। उनको ये ऑप्शन देना होगा कि आप करवाना चाहते कि नहीं। तो अगर आप हाथरस का केस देखें तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो अक्यूज़ड हैं वो कह रहे हैं कि हमें करवाना है और जो विक्टिम है वो कह रहे हैं कि हमें नहीं करवाना। तो ये ऑप्शन होता है, अगर वो चाहेंगे कि उनको नहीं करवाना तो कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता करवाने के लिए, बट येस कोर्ट में उनका केस जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। अगर कोई इंसान खुद से चाहता है कि हम ये टेस्ट दें तो उसको पहले वकील की सहायता देनी होगी, उसको बताना होगा कि इस टेस्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके कानूनी क्या प्रभाव पड़ेंगे एक्सेट्रा। उसके बाद जो अभियुक्त है उसकी सहमति आपको मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करनी होती है और मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई के दौरान जो अक्यूज है उसका प्रतिनिधित्व जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो टेस्ट के दौरान अगर अक्यूज़ के द्वारा कोई बयान दिए गए हैं तो उसको एक बालिया बयान नहीं माना जाएगा। और लाई डिटेक्टर टेस्ट को किसी एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा एक्यूज़ के वकील की उपस्थिति में। तो सारे जो चीज़ हैं ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखा जाएगा जब आप किसी भी एक्यूज़ को लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए लेके जाते हैं तब। अतिरिक्त अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य लोगों का टेस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो देखिए, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि किसी भी व्यक्ति को जबरन इस प्रकार के टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, चाहे वो आपराधिक मामले की जांच के संदर्भ में हो या फिर किसी और स्थिति में। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में टेस्ट के लिए सहमति की आवश्यकता के सिद्धांत के दायरे को अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य लोग जैसे कि गवाह, पीड़ित परिवार आदि के लिए भी विस्तृत कर दिया। यानी कि जो रूल्स किसी भी एक्यूज पे अप्लाई होते हैं वही उसके फैमिली मेम्बर्स, एविडेंस या फिर कोई भी जो विटनेस है उस पर भी लागू होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि हालिया दिनों में क्या पॉलीग्राफी टेस्ट या फिर नार्को टेस्ट का परीक्षण हुआ है किसी पे। तो देखिए, हुआ है। पिछले ही वर्ष जुलाई मास में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में उन्नाव में जो दुष्कर्म पीड़िता को जो मारने वाले जो ट्रक के ड्राइवर थे और जो हेल्पर था उसका जो है वो इस तरह का टेस्ट करवाया था। उसके बाद सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के कथित धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी के टेस्ट की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने क्योंकि वहाँ पे जो अक्यूज़ था उसने सहमति नहीं दी थी कि मुझे नहीं करवाना, तो फिर न्यायालय ने उनकी जो अर्जी है वो खारिज कर दी थी। तो द बेसिक थिंग इज़ कि जब तक अक्यूज़ नहीं चाहेगा उसको टेस्ट देना है तब तक पुलिस उसको फोर्स नहीं कर सकती, और अगर आप करवा रहे हैं तो आपको सारे के सारे गाइडलाइंस जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो आगे की राह क्या होगी, तो देखिए ये सारे टेस्ट जो है ना, हम बार बार कहते हैं कि जो 3rd डिग्री होती है, जो डिटेंशन में जो मौतें होती है, क्यों होती है? क्योंकि जो तरीका पुलिस के द्वारा अपनाया जाता है एविडेंस इकट्ठा करने के लिए वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही इनह्यूमन है। तो ये जो साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक जो टेक्निक है उसको इनकरेज करने की ज़रूरत है, पर साथ ही साथ जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। तो इसीलिए एक ऐसा अप्रोच जो अभी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसको हमेशा फॉलो करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस तरह की साइंटिफिक टेक्निक्स को अपनाने की भी आवश्यकता है अगर आप रिफॉर्म लाना चाहते हैं पुलिस में। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।